हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में समाज शास्त्र की जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा कवर करने वाले हैं। एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। बस आप यही तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने पूरी किताब का निचोड़ आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। तो याद करने की चिंता मत करिएगा, आपको अच्छे से समझा देंगे। कॉपी कैसे लिखने हैं, कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ भी आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दे सकते हैं। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूरी किताब का निचोड़ एक महामैराथन क्लास होने वाली है और हर साल पूछा जाने वाला जो प्रश्न है उसको हमने कवर किया है। 100 नंबर पक्का होगा और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका 100 नंबर पक्का हो गया, याद करवाने की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले छोटा सा 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन फटाफट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ बता दें, चिपको जो आंदोलन है ये उत्तराखंड में चलाया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था। तो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ था। तो राइट आंसर इसमें 1936 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, या इसी सवाल को अथवा करके ऐसे पूछ सकता है कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साबरमती आश्रम से गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है ये 240 किलोमीटर की यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो 1930 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर चौथा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, या ऐसे पूछ सकता है नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कब किया था। तो ये 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1917। नेक्स्ट है क्वेश्चन पांचवा है कि मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी। तो मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है इसमें राइट आंसर बीपी वाडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने छठवां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रेखीय। ठीक है, इसमें रेखीय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था। तो जो मनरेगा है इसको जो है मनरेगा को 2005 में जो है एक कानून बनाया गया था मनरेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था। 2005 में कानून बनाया गया था। ठीक है, 2005 में, और इसके बाद जो है 2 फरवरी 2006 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर 1960 1970 दशक हो जाएगा। ठीक है, 1960 से 1970 दशक आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जाति और वर्ग में कौन सा गुण समान है। जाति और वर्ग में अगर गुण की समान की बात करें तो इसमें राइट आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम किस श्रेणी में कौन आता है, ये जो है समान है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10वां, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत में बहुत जो है सुधार की प्रमुख उदाहरण है। यानी इसमें हम बात करें कि भारत में जो सुधार हुए थे, तो इसमें राइट आंसर जमींदार उन्मूलन। ठीक है, नहीं जमींदारी जो प्रथा थी उसका समाप्त कर दिया गया था। तो स्वतंत्र भारत के बाद एक जो प्रथा थी जमींदारी प्रथा, इसको खत्म कर दी गई थी। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इसे देख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आराम से इसको आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए।
ऐसे क्वेश्चन, दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है उससे पहले आपको बता दें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर कम से कम 2.5 पेज से लेकर 3 पेज में आंसर देना है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2.5 पेज से लेकर 3 पेज में आंसर देंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। दूसरी बात, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय आप कुछ डायग्राम का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, कुछ फ्लो चार्ट बना लीजिए जिससे आपके क्वेश्चन पर थोड़ा प्रभाव पड़े, ये बहुत जरूरी होता है। और अगर आप जो है डायग्राम, कोटेशन, थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ता है। यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया था निर्देश, उसमें बताया था कि अगर आप जितना फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको जो है नंबर मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम, कोटेशन, फ्लो चार्ट, इसके माध्यम से आंसर को प्रेजेंट करना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से इसमें कई सारे फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाता है, और फिर जो आपका अति लघु ये भी तैयार हो जाता है, और जो बहुविकल्पी जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी आपका तैयार हो जाता है। तो कई सारे फायदे होते हैं, तो इसलिए फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन, भारत में, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्वेश्चन से हेडिंग बना लिया है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और उसके बारे में लिखेंगे, आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, सशक्त बनाने का मतलब कि उनको सक्षम बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, क्योंकि समाज में और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो अभी कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं। तो महिलाओं को जो है उनको समाज में जो है समान अधिकार देना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, राजनीतिक क्षेत्र में जो है उनकी और जो है प्रतिभाग हो, तो ये जो है सशक्त बनाना, मतलब उनको मजबूत बनाना, इसके लिए जो है ये आंदोलन किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, महिलाओं के अधिकार के लिए समय समय पर कई सारे आंदोलन किए गए हैं। कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रमुख आंदोलन है, महिला आंदोलन, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट अब देखिए यहाँ पे, समाज सुधार आंदोलन 1947 से लेकर 1960 के दशक तक जो है बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। तो उसमें देखिए, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। तो कानून बनाए गए हैं कौन कौन से, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, इसके तहत जो है कानून बनाया गया है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, और 1961 में दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम। यानी दहेज जो लोग मांगते हैं वो इस तरह से 1961 में जो है ये कानून बना दिया गया कि जो लोग दहेज मांगेंगे या दहेज के कारण जो है अगर बहु बेटियों को जला देते हैं या फिर मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे कानून बनाया गया है 1961 में, दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम। इसके तहत जो है यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आंदोलन किए गए थे, और इसके बाद जो है उनके लिए, महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाए गए। तो ये कानून को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे नारी मुक्त आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस दौर में दहेज हत्या, जो लोग दहेज के कारण जो है महिलाओं की हत्या करते थे, बलात्कार जैसी जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा सामने आती थी, घरेलू हिंसा के खिलाफ, मतलब घरेलू हिंसा बहुत लोग जो है पति, सास, नंद, मतलब सारे लोग जो है बहू को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, हिंसा एक तरह से उसके साथ होता था। तो उसके लिए महिलाओं ने आवाज़ उठाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, 1975 में टावर गैंग रेप केस के बाद जो है ये कानून में संशोधन किए गए, और इसके बाद जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेन एसोसिएशन की स्थापना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया गया। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसे आंदोलन किए गए हैं महिलाओं के द्वारा, जिसमें जो है उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है, और फिर इसके बाद जो है उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में भी आप बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी में आरक्षण। तो राजनीतिक भागीदारी और उनके आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे
1992 में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायत में जो ग्राम पंचायत होता है, जो गांव में प्रधान बनते हैं, पीडीसी जो चुनाव लड़ते हैं जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, जो जिला पंचायत होते हैं, इन सब में जो है महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण दिया गया है। मतलब ये है कि अगर उसमें जो है अगर 10 मान लो पुरुष हैं और उसमें 3 जो है महिलाएं खड़ी हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ पे पहले महिलाओं को 33% उसमें आरक्षित कर दिया गया है कि पहले महिलाओं को जो है 3 सीटें जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे नियम बनाया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2010 में महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया। तो महिला को आरक्षण देना है, उनको जो है रिजर्वेशन देना है। 2010 में ये जो है विधेयक पारित किया गया संसद में। तो कुछ ये नियम बनाए गए, कुछ ये कानून बनाए गए जो महिलाओं के आरक्षण के लिए यहाँ बताया गया है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक महिला आंदोलन। 2000 से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। जैसे 2013 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बारे में हमने सुना होगा, निर्भया कांड। इसके बाद कठोर कानून बनाए गए थे, ठीक है। 2017 के बाद 2017 में आंदोलन ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण खिलाफ आवाज उठाई थी। और नेक्स्ट है 2019 में 3 तलाक कानून बना था, जो 3 तलाक होता था उसमें जो है कानून बनाए गए। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं के सुरक्षित के लिए इस प्रकार से नए नए कानून बनाए गए। उनको समाज में बराबर की हिस्सेदारी के लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाए। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और फिर निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इसमें लिखेंगे महिला आंदोलन ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी लैंगिक समानता के लिए प्रयास जारी है। कहने का मतलब है कि अभी भी ग्रामीण समाज में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि जो है लड़के और लड़कियों में भेद अभी करते हैं लोग, और बहुत सारी भी समस्याएं हैं, लेकिन ये आंदोलन जारी है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप अपनी भाषा में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आप इतना लंबा चौड़ा देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन है दहेज प्रथा को लेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज प्रथा से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दहेज प्रथा के बारे में हेडिंग से बना के कुछ लिखेंगे। जैसे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है। कुप्रथा का मतलब समाज में एक ऐसी बुराई है जो दहेज मांगते हैं, वो दहेज जो मांगते हैं, वो दहेज के लालची, उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, ठीक है, दोनों अपराध है। तो ये कुप्रथा है, मतलब कि एक ऐसी बुराई है समाज में जो लोग सोचते हैं कि अगर दहेज मांगेंगे तो हमारी जिंदगी इससे पार हो जाएगी। ऐसी जो घटिया धारणा वाले होते, जो घटिया सोच वाले होते हैं कि किसी के देने से हमारा पूरा जीवन पार हो जाएगा, तो भैया लोग मांगते ही फिरते है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि दहेज प्रथा जो है एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष से धन, गहने, वाहन आदि दिए जाते हैं। यह प्रथा कानूनी रूप से अपराध है, फिर भी समाज में प्रचलित है। देखिए, कानूनी रूप से अपराध है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन अभी भी समाज में प्रचलित है, लोग खुलकर मांगते हैं, और जो देने वाले वो देते भी हैं। और भाई जो देंगे वो तो लेने वाले लेंगे ही, क्योंकि अगर कोई किसी को मिलता है, कोई धन फ्री में मिलता है, तो कौन मना करेगा, वही मना करेगा। तो इसका मतलब ये कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध हैं। तो दहेज प्रथा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय दे सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे कि दहेज प्रथा के कारण क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या जो है समस्याएं होती हैं। तो पहला पॉइंट है महिलाओं पर अत्याचार होता है। जब बाप अगर अपनी बेटी को दहेज कम देता है, तो जब वो घर जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो उसके साथ अत्याचार होता है। उसकी सास, उसकी नंद, उसके जेठ, उसके ससुर, उसके हस्बैंड, यानी सब लोग मिलकर उसको ताने बुनते हैं, या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, या फिर मारेंगे। तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो इसमें दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कई महिलाओं में दहेज हत्या भी, जो है कई मामलों में दहेज हत्या भी हो जाती है। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ी समस्या है, दुष्परिणाम इसका है दहेज प्रथा का। तो आराम से लिख सकते हैं, एक बार समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या।
लोगों के मन में इतनी धारणा बैठ चुकी है कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसके फिर शादी करनी पड़ेगी, फिर दहेज का सामान जुटाना पड़ेगा। एक गरीब जो बाप होता है ना, वो जैसी बेटी पैदा होती है तो उसके जहन में आ जाता है कि अब इस बेटी की शादी करनी होगी आने वाले सालों में, तो इसके लिए धन जुटाना शुरू कर देता है, वो किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था शुरू कर देता है, तो उसके मन में धारणा बैठ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दहेज के कारण, दहेज के डर के कारण कई परिवार अपने बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं, जिससे लिंगानुपात में असंतुलन हो रहा है। कहने का मतलब है कि कन्या भ्रूण हत्या अब तो अपराध है, जांच कराना कन्या भ्रूण हत्या। पहले तो बहुत होता था, जो है अगर पता चलता जांच में कि बेटी है कोख में, माँ के कोख में जो है बेटी है, तो उसको गर्भ में ही बच्ची को मार देते थे। तो इस प्रकार से जो है ये कन्या भ्रूण हत्या होता था। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में ज्यादा लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगी, मतलब लिंगानुपात बहुत कम देखने को मिलेगी। वहां पे अगर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ लगभग 850 या समथिंग जो है उसके वहां पे महिलाएं हैं। बहुत समस्या है। और केरल में देख लीजिए, केरल में साक्षरता दर ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है, तो वहां पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा भारत में है। तो इसका मतलब ये है कि दहेज के डर के कारण लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा देखिए। तीसरा है गरीबी और कर्ज। गरीबी और कर्ज भी एक तरह से दहेज प्रथा का दुष्परिणाम है। लड़की के परिवार को दहेज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं। और फिर कर्ज जब चुकाते हैं तो कर्ज के ऊपर ब्याज भी होता है, ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो लोग पहले ब्याज चुकाते हैं, कर्ज तो वैसे ही रह जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो दहेज प्रथा है उसके कारण कई सारी बुराइयां सामने देखने को मिलती हैं। चौथा पॉइंट आप देख पाएंगे यहाँ पे, शादी में असमानता। शादी में असमानता का मतलब ये है, दहेज के कारण गरीब परिवारों की बेटियां शादी में कठिनाई होती है, जिसमें बाल विवाह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोग ये समझते हैं कि जो है बहुत लोग दहेज जब मांगते हैं, तो जब अगर कोई दहेज ज्यादा मांगेगा तो वो लोग वहां शादी न करके किसी ऐसी जगह शादी करते हैं जहां पे ना तो ज्यादा सक्षम होंगे वो, न ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, और अपना किसी प्रकार से ग्रामीण समाज में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। एक बार लड़का लड़की देख लिए, ठीक है, परिवार वाले, और फिर क्या करते हैं, शादी कर देते हैं बिना जांच पड़ताल किए कि बेटा क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद जो एक बार देख लिया कि हाँ लड़का है, शादी करने लायक है, बस शादी कर देते हैं। उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है, नशा करता है कि नहीं करता है। फिर बाद में जब पता चलता है, जब शादी हो जाती है, तब एहसास होता है कि भाई वो तो व्यक्ति नशीला था या फिर जो है गलत व्यक्ति था। तो बाद में समझ में आता है। इसलिए शादी सोच समझ के करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें निष्कर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है और कानून को सख्ती लागू करने की जरूरत है। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, भविष्य में आप जब बड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा, तो भविष्य में आपकी भी शादी जरूर होगी। शादी के लिए मैं 5 आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुन लीजिए, आपकी जिंदगी में बड़ा काम देगा। ठीक है, ABCD E और F। ठीक है, ये F को छोड़ दीजिए, ये 5 जो पॉइंट है ABCDEF, ठीक है, ABCDE, ये 5 जो पॉइंट अपनी जिंदगी में याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा। क्या है ये जिंदगी, ये क्या पॉइंट है, आइए इसको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कभी लड़का लड़की एक दूसरे को देखे तो A फॉर एज, पहले एज आप चेक कर लीजिए कितनी उम्र है, कहीं बुढ़वा तो नहीं भैया है। ठीक है, उम्र जरूर देख लीजिएगा, उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A फॉर एज हो जाएगा, एज आपको जानना जरूरी कितनी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, दूसरा B फॉर बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है ये भी आपको देखना है कि बैकग्राउंड उसका क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड बिना देखे अगर शादी कर लेंगे तो बाद में पछतावा होगा, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो B फॉर बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड की जांच पड़ताल जरूर कर ले। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है C फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र, यानी उसका चरित्र कैसा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक बार चरित्र के बारे में, कैरेक्टर कैसे पता चलेगा भाई, उसके आप जब जाएंगे देखने के लिए, लड़का लड़की देखने के जाते हैं तो बात करते हैं, बात करने में पता चल जाता है कि इंसान का चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा उसका है, व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है। तो आपको सब कुछ पता चल जाए, कुछ ना कुछ अंदाज तो लग ही जाता है कि इंसान का चरित्र कैसा होगा। ठीक है, जब उसका आचरण देखेंगे, उसका
बोलने का तरीका देखेंगे, उसका बैठने का तरीका देखेंगे, प्लस सब कुछ उसका व्यवहार देखेंगे, तो आपको पता चलेगा उसकी जो है कैरेक्टर कैसी है। ठीक है, तो ए फॉर आपको क्या करना है, एज चेक कर लेनी है। ठीक है, बी फॉर उसका बैकग्राउंड, सी फॉर कैरेक्टर चेक कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद डी फॉर डाउरी यानी दहेज। अगर आप लड़के के पक्ष से हैं, लड़की के पास से हैं, तो डी फॉर डाउरी दहेज, क्या दहेज की मांग है या नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर लड़का है तो डिमांड क्या कर रहा है, डी फॉर डिमांड हो जाएगा। ठीक है, डिमांड भी कह सकते हैं या डाउरी कह सकते हैं, नहीं दहेज, दहेज की मांग क्या है। और नेक्स्ट है एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंदगी में, आपके समाज में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, सही गलत का फैसला करने के लिए। तो ई फॉर आपका एजुकेशन हो जाएगा। जब ये पांचों चीज आपको मिल जाए, ठीक है, जब पांचों चीज मिल जाए तो एफ से फाइनल कर दे, फिक्स कर दे कि भैया शादी यही होगी, एफ फॉर फाइनल। बहुत ही कमाल का पॉइंट बताऊं, कोई बताएगा नहीं भैया, क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किया है, तो आप समझ जाइए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फॉर एज, बी फॉर बैकग्राउंड, सी फॉर कैरेक्टर, डी फॉर डाउरी, ई फॉर एजुकेशन। जब ये पांचों गुण मिल जाए तो एफ से आप फाइनल कर दिए कि भैया फिक्स है, अब शादी यही करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस प्रकार से 5 पॉइंट अपने जिंदगी में ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, भूमंडलीकरण और उसके सामाजिक परिणाम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भूमंडलीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं भूमंडलीकरण का। भूमंडलीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, विचारधारा तथा तकनीकी का आदान प्रदान करना। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब है, सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा भूमंडल है यानी पूरा विश्व, पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होते हैं, जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है। संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होगा, सिंपल सी बात ये भैया कि अगर मान लीजिए कोई चीन का व्यक्ति है, ठीक है, और भारत में आता है, ठीक है, तो भारत में जब आएगा तो चीन की संस्कृति लेकर आएगा भारत में, वहां का रहन सहन, बोल भाषा सब कुछ लेकर आएगा। ठीक है, तो चीन का आदमी भारत में आएगा, जब यहाँ अपनी संस्कृति लेकर आए तो भारत में अपनी संस्कृति छोड़कर जाएगा। इसके बाद जब भारत के लोग चाइना में जाएंगे तो भारत के लोग अपनी संस्कृति वहां छोड़कर आएंगे। इससे क्या होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते रहते हैं, तो उनकी जो है जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, जो थॉट होती है, जो विचार होते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वहां पे अपना जो है आदान प्रदान होता है। तकनीकी का भी आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो होती है वो भूमंडलीकरण कहलाती है। मतलब एक देश से दूसरे देश में, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे पूरा ही भूमंडलीकरण हो रहा है। ठीक है, अब यह है भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भूमंडलीकरण तेज हुआ है। 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे भारत में, और आपको पता होगा कि जो है अभी हाल ही में जो है डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। वो 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इसमें, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार में। तो ये भूमंडलीकरण इसके बाद तेज हो गया था, तो इसका मतलब हो गया भूमंडलीकरण का। ठीक है, अब इसके बारे में हेडिंग लिखेंगे बना के, और यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण के सामाजिक परिणाम क्या है। भूमंडलीकरण के सामाजिक परिणाम क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी देश से दूसरे देश में कोई वस्तु या फिर संस्कृति या फिर विचारधारा का आदान प्रदान होता है, तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, समाज में कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव देखिए क्या सकारात्मक प्रभाव है। पहला पॉइंट इसमें आर्थिक विकास, विदेशी कंपनियों के निवेश से नए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई, जैसे कि भारत में अगर कोई चाइना कंपनी आती है, ठीक है, कोई मान लीजिए मोबाइल कंपनी आ गई, जैसे ओप्पो है, एमआई है, मतलब कंपनी आ गई। अब कंपनी अपना वो जो है कंपनी स्थापित हो गया, ठीक, कंपनी स्थापित हो गया। अब कंपनी जब स्थापित होगी तो कंपनी में जो है काम करने के लिए लोगों को लोग चाहिए। अब लोग जो चाहिए तो लोग कहाँ से आएंगे, समाज से ही आएंगे। जब लोगों को वहां पे नौकरी मिलेगी तो लोगों को भी भला होगा, यानी समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, समाज के लोगों को भी भला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा, महिलाओं की भी भागीदारी होगी, महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में अधिक अवसर मिलेंगे। भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनियों में महिलाओं का भी अब धीरे धीरे योगदान बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी, लिख सकते हैं आराम से। तकनीकी विकास होगा,
इसमें लिख सकते हैं कि जैसे जैसे एक देश से दूसरे देश में विकास होगा तो वहाँ पे तकनीकी का विकास होगा, वहाँ पे इंटरनेट, सोशल मीडिया, अन्य जो है लोग से जुड़ाव होगा और एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट आप ले सकते हैं कि सकारात्मक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके बारे में देखिए। पहला, संस्कृति ह्रास होता है। जैसे अगर बात करें भारत की, जो जैसे कि यहाँ पे जो फैशन चल रहे हैं, जो लोग फटे जींस पहनते हैं, हाफ कट्टी पैंट पहनते हैं, मतलब कि छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो पोशाक आए हैं भारत में, तो ये पोशाक कहाँ से आए हैं? ये पोशाक आए हैं विदेशों से आए हैं। भारत में ऐसे कपड़े नहीं होते थे, या फिर ऐसी जो लोग पहनावा है जो पहनते हैं यहाँ से में, वो नहीं पहनते थे। पहले क्या होता था, पहले लोग अपना नॉर्मल एक कपड़ा पहनते थे और भारतीय जो पोशाक था उसका अपना अलग लुक था। इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे जो संस्कृति है उसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। ठीक है, विदेशी संस्कृति के प्रभाव से पारंपरिक मूल्यों में बदलाव आया है। यानी पारंपरिक मूल्यों का मतलब कि जो पहले हमारी संस्कृति थी वो धीरे धीरे उसके मूल्य में, अब उसकी कीमत में आभास हो रहा है, मतलब कि कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है गरीब और अमीर के बीच में खाई जो है बढ़ रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कहीं न कहीं जब कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ पे आएगी तो ज़्यादातर किसको फ़ायदा मिलेगा? जो सक्षम होंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। तो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब है कि आर्थिक असमानता देखने को मिल रही है। समानता नहीं है, असमानता मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव का मतलब है कि छोटे व्यापारी और किसान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे कोई छोटे उद्योग है, कोई छोटी कंपनी है, जब उसके सामने बड़ी सी कंपनी स्थापित हो जाएगी तो छोटा वाला कंपनी अपने आप डाउन हो जाएगा। यानी उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग बड़ी डिमांड करेंगे और उसी के जो है उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की वस्तु खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो स्थानीय उद्योग हैं, छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं और किसान जो होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे कृषि में विभिन्न प्रकार के मशीन आ चुके हैं। ठीक है, कृषि यंत्र बहुत आ चुके हैं। तो जो कृषि में काम करने वाले मजदूर होते थे, जो किसान होते थे, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि कृषि यंत्र आ चुकी है। तो बड़ी बड़ी उद्योग के आने से छोटे मोटे जो किसान व्यापारी होते हैं वो धीरे धीरे उनके अंदर गिरावट देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर निष्कर्ष की बात करें यहाँ पे, तो भूमंडलीकरण से लाभ और हानियां दोनों हैं। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका फायदा हर वर्ग को मिलना चाहिए, चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे जिस श्रेणी में आता हो, चाहे जिस धर्म में आता हो, चाहे जिस जाति में आता हो। सरकार सबको जो है मौका जो सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो जो हरित क्रांति है इसका ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर हरित क्रांति होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, देखिए हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में हुई कृषि में सुधार की प्रक्रिया थी। यानी हरित क्रांति का मतलब ये है कि हरित क्रांति में जो है अधिक से अधिक जो है उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग करके, ठीक है, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, अधिक से अधिक जो है सिंचाई करके और पद्धतियों का में उपयोग में बढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और अच्छी खाद का इस्तेमाल किया गया, अच्छी बीज का इस्तेमाल किया गया और इन सब का इस्तेमाल करके उत्पादन को और अधिक बढ़ाया गया। तो जब उत्पादन बढ़ गया तो इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दो लाइन आप ले सकते हैं। हरित क्रांति का मतलब, हरित क्रांति से तात्पर्य है कि अच्छी से अच्छी खाद का इस्तेमाल करना, अच्छी से अच्छी जो है बीजों का इस्तेमाल करना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, तकनीकी की सुविधा उपलब्ध हो, इन सब के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे इसके प्रभाव क्या हैं, तो यहाँ पे प्रभाव में सकारात्मक पहले प्रभाव लिखेंगे, फिर इसके बाद नकारात्मक प्रभाव लिख देंगे। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जब हरित क्रांति आया था तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल में उत्पादन जो है
वो दुगना बढ़ गया था, कई गुना जो है बढ़ गया था। तो ये उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि कृषि में जो है वृद्धि देखने को मिली थी। नेक्स्ट भुखमरी में जो कमी आई थी, उस टाइम पे 1966-67 के आसपास जो है सूखा पड़ा था, भारत में अकाल सूखा पड़ा था और उस टाइम पे भुखमरी की हालत आ गई थी। तो जब हरित क्रांति आया तो भुखमरी में कमी देखने को मिली, यानी भारतीय खाद्य उत्पादन में जो है बढ़ोतरी हुई और लोग आत्मनिर्भर बन गए। सब लोग अपना कृषि में उत्पादन कर रहे थे और उत्पादन के कारण जो है भुखमरी में गिरावट देखने को मिली, कमी देखने को मिली। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख सकते हो किसानों की आय में बढ़ोतरी हो गई। सिंपल सी बात है, जब किसान है जो फसल की वृद्धि करेगा तो फसल जब ज्यादा होगा तो फसल को बेचेगा तो उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो नए साधनों से खेती लाभदायक बनी, यानी हरित क्रांति आया तो किसानों को भी फायदा मिला। ये तो बात होगी सकारात्मक प्रभाव की। अब बात करते हैं इसमें नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था। तो नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे देखिए, छोटे किसानों को नुकसान हुआ था उस टाइम पे। गरीब किसानों के पास नई तकनीकी अपनाने की संसाधन नहीं थे, इसीलिए जो है छोटे जो किसान थे उनको थोड़ा यहाँ से दिक्कत का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रभाव। रासायनिक उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया था, तो इसमें कीटनाशक जो मिट्टी थी, मतलब कि जो उर्वरा शक्ति मिट्टी थी उर्वरा, वो नष्ट हो गई और जो है उसके कारण जो है मिट्टी में जो उर्वरकता थी उसको गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट सिंचाई की समस्या। अधिक पानी की जरूरत के लिए कारण जो है जल संकट बढ़ गया था। ज्यादा सिंचाई की गई थी, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए ज्यादा सिंचाई करने के कारण जो जल का संकट है ये बढ़ गया था। तो ये भी प्रकार से नकारात्मक उसका प्रभाव है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे निष्कर्ष में, तो हरित क्रांति से भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ी थी, लेकिन छोटे किसानों और पर्यावरण पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो आप यहाँ पे निष्कर्ष में इस प्रकार से 2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है और इसके उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो पहले हमें समझना है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है। देखिए, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे यानी जांच करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके गांव में कोई जांच करने आता है, सर्वे करने आता है, तो वो कहलाता है सामाजिक सर्वेक्षण, क्योंकि वो गांव में सर्वे कर रहा है, गांव में नहीं समाज में सर्वे कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण क्यों होता है ये हमें समझना है। तो देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी समाज में अगर कोई जांच पड़ताल की जाती है तो उसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद जो है लिखेंगे, इसके माध्यम से समाज की समस्याओं और जो है बदलाव को समझा जा सकता है कि कैसे जो है समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं या फिर समाज में कौन से बदलाव करने की जरूरत है, उसके बारे में सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके पहले आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपको उद्देश्य लिखना है तो आप इसका एक फ्लो चार्ट प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है, और बनाने के बाद इसको फ्लो चार्ट में दर्शा दीजिए डायग्राम बना के, और फिर इसके बारे में एक एक करके आप लिखिए तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य में पहला पॉइंट देखिए, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। सामाजिक जो है समस्याओं का अध्ययन, जैसे गरीबी, कितनी गरीबी है समाज में, बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर जो है बाल श्रम जो होते हैं, जो बच्चे काम करने लगते हैं, छोटे उस उम्र में काम करने लगते हैं, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, जैसे गरीबी क्या होती है, गरीबी कैसे आती है, गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, समाज की स्थिति क्या है, इस शिक्षा की क्या स्थिति है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है और इसका अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे, दूसरा पॉइंट है नीति निर्माण में सहायक। नीति निर्माण में सहायक का मतलब ये है, सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं सर्वेक्षण के आधार पर योजना बनाती हैं। नीति का मतलब नियम बनाना। ठीक है, नियम बनाना। तो जो नियम का निर्धारण किया जाता है वो समाज को भला, मतलब समाज की भलाई के लिए ही किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं उनको देखा जाए, उनको जांच पड़ताल किया जाए और फिर उसको दूर किया जाए, और फिर उसके बाद जो है कोई नियम बनाया जाए, उस नियम के तहत जो है उस समस्या का समाधान किया जाए। तो आराम से लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है,
तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, सामाजिक बदलाव की पहचान करना। मतलब सामाजिक बदलाव में क्या पहचान करना, जैसे देखिए समाज में हो रहे बदलाव, जैसे शहरीकरण हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, डिजिटल शिक्षा की बात हो रही है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा, यानी समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो डिजिटल शिक्षा है, ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार से डिजिटल शिक्षा है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप आसानी से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक राय जानना। सार्वजनिक राय का मतलब ये है कि जनता की सोच कैसी है, जो है ज़रूरतों को समझने के लिए चुनावी सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण आदि किए जाते हैं। यानी जब लोगों से पूछा जाएगा, समाज से पूछा जाएगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या आप जैसे किसी पार्टी को जैसे वोट देना है तो कैसे वोट देना है, मतलब कि किस प्रकार से आप जो है राजनेता का चुनाव करेंगे, कौन से पार्टी को आप वोट देंगे, या समाज में कौन सी बुराई है इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो समाज के लोग जो है मीटिंग प्रकार से करके, इन्हें जांच पड़ताल करके उसके बारे में जानते हैं कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं या समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए समाज की राय जानना जरूरी होता है। ठीक है, निष्कर्ष में ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण से समाज की वास्तविकता की स्थिति का पता चलता है, जिसमें नीतियां और योजनाएं अधिक प्रभाव बन सकती हैं। जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उससे समाज के लिए, समाज के हित के लिए बनाया जाता है और समाज के बदलाव के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, नातेदारी की परिभाषा लिखिए तथा इसके प्रकार बताइए। नातेदारी, रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नातेदारी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नातेदारी यानी रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, नातेदारी का अर्थ समाज में खून का रिश्ता, विवाह या फिर दत्तक मतलब कि जो किसी को गोद लेते हैं उसके माध्यम से बनने वाले संबंधों से है। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, जब एक सिंपल भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई एक लड़की है और कोई एक लड़का है, मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। ठीक है, इन दोनों की क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं। तो अब मुझे बताइए, जब शादी हो जाएगी तो क्या इस लड़की का परिवार से लड़के के परिवार के साथ रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, शादी करेंगे तभी तो बनेगा। अब फिर उसके बाद इस लड़की के साथ एक रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे रिश्ता बना? विवाह के कारण बना। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा पहला, विवाह के कारण रिलेशनशिप, नातेदारी बनता है। इसके बाद जो है, जब इन दोनों के बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा पैदा होगा, तो वो बच्चा यहाँ पे इनका खून संबंधी यानी रक्त संबंधी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, और मान लीजिए कोई किसी को गोद लेता है तो उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है खून का रिश्ता, मतलब कि जैसे बच्चे हुए तो वो खून का रिश्ता हो गया, विवाह हुआ तो भाई विवाह संबंधी हुआ, दत्तक यानी जो गोद लेते हैं, इस प्रकार से रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, इसके माध्यम से ये सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जो व्यक्ति को परिवार, समाज और संस्कृति से जोड़ती है। रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप, नातेदारी। ठीक है, अब आइए इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विवाह संबंधी नातेदारी, यानी जब नातेदारी यानी रिलेशनशिप जो जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किसके आधार पर? विवाह होता तभी तो जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यह विवाह के माध्यम से बनने वाला संबंध होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, पति पत्नी, सास बहू, जेठानी, देवरानी, ये जो है विवाह संबंधी ही बनते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में ले सकते हैं। अगर समझ जाएंगे 2-4 लाइन अपने तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन आपका हेडिंग ध्यान रखिएगा, और एग्जामिनर हेडिंग ही देखता है और उसी के आधार पर आपको नंबर देता है। इसके बाद रक्त संबंधी नातेदारी, जो खून का रिश्ता होता है उससे बनने वाले संबंध, यानी जो माता पिता हैं उनके बच्चे जो है वो खून का रिश्ता उनसे है। तो इस प्रकार से नातेदारी आप लिख सकते हैं। छोटा से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कैसे? जैसे इसमें लिखेंगे रक्त संबंधी में, तो ये जो है मान लीजिए ये माता, ठीक है, और ये मान लेते हैं पिता, और फिर इनके बच्चे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इनके बच्चे हो गए ये। ठीक है, इस प्रकार से आप बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये पूरा परिवार हो गया। तो ये माता पिता यहाँ पे लिख देंगे कि ये माता है, ठीक है, ये पिता है और उनके बच्चे हैं, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? रक्त संबंधी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बढ़िया नंबर मिलेगा।
बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं माता पिता हैं, उनकी संतानें हैं, भाई बहन हैं, चाचा भतीजा हैं, ये प्रकार रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दत्तक नातेदारी। दत्तक का मतलब जो गोद लेते हैं, यह गोद लिए गए बच्चे और उनके नए परिवार के बीच बनने वाला संबंध को जो है दर्शाता है। जैसे दत्तक माता पिता किसी संतान को गोद लेते हैं तो उससे संबंधित होता है, ये भी एक तरह से रिलेशनशिप बनता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट यहाँ पे सांकेतिक नातेदारी। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, नया लगेगा। इसमें सामाजिक परंपराओं, मित्रता, धार्मिक संबंधों के आधार पर बनते हैं। जैसे गुरु शिष्य, गोद ले गए भाई बहन, इस प्रकार से सांकेतिक नातेदारी होते हैं। यानी समाज में भी तो कुछ रिश्ता आपका बनता होगा, समाज में भी आप रहते होंगे तो समाज में आपके दोस्त होंगे, आपके जो है बहुत सारे से जो समाज में लोग होंगे उनको भी तो आप किसी नाम से बुलाते होंगे, तो भी एक तरह से रिलेशनशिप ही तो है। ठीक है, तो आप सांकेतिक यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें तो निष्कर्ष में ले सकते हैं, नातेदारी समाज में व्यक्ति को एक पहचान और सुरक्षा प्रदान करती है। ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है, इसको जरूर आप तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक आंदोलन और उसके प्रकार बताइए। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? आइए बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब समाज में कोई विशेष समूह अपने अधिकारों और समस्याओं या सुधारों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करता है तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो समाज है वो समाज अपने किसी अधिकार के लिए या कोई उसकी समस्या है, उस समस्या को सुधार करने के लिए अगर लोग समूह में इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि जब समाज के लोग आंदोलन करते हैं तभी तो सामाजिक आंदोलन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सुधारात्मक आंदोलन। आंदोलन क्यों किए जाते हैं, उसके क्या कारण हैं? तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा सुधारात्मक आंदोलन, यानी किसी भी सुधार करने के लिए जो है समाज में ये आंदोलन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी का हरिजन आंदोलन चलाया गया था। ये सब जो आंदोलन है ये समाज में सुधार करने के लिए चलाए गए थे। उदाहरण के तौर पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको परफेक्ट पूरा नंबर मिल जाएगा, आप उदाहरण जरूर लिखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा, जो सती प्रथा होती थी जिसमें अगर पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को जिंदा जला देते थे, ये कितनी घटिया प्रथा थी सती प्रथा। तो इसको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है उसको आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन आंदोलन किया गया था। तो ये आंदोलन चलाए गए थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या है? यह मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए आंदोलन होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, देश जब आजाद नहीं हुआ तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति हुई थी और आपको पता होगा उसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे और बहुत सारे लोग जो है अपनी जान की आहुति दे दी थी। तो इस प्रकार से जो आंदोलन था ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और जो है बहुत सारे और आंदोलन किए गए थे। इसमें आप क्रांतिकारी आंदोलन में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है प्रतिगामी आंदोलन। प्रतिगामी आंदोलन क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। इसमें लोग पारंपरिक मूल्यों और जो परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पारंपरिक मूल्यों का मतलब जो बहुत सदियों से चली आ रही परंपरा, जो हमारी संस्कृति है उसमें जो बदलाव होता है उसमें बदलाव लाने के लिए या जो उसमें परिवर्तन होते हैं उसके लिए आंदोलन प्रतिगामी आंदोलन कहलाता है। जैसे यहाँ पे खालिस्तान आंदोलन है, कुछ धार्मिक रूढ़वादी आंदोलन है, ये इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नारी आंदोलन। नारी आंदोलन ये भी तरह से समाज में परिवर्तन लाने के लिए ही किया जाता है। महिलाओं के अधिकारों और समानता के संघर्ष के लिए जो है नारी आंदोलन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभी भी मतभेद देखने को मिलते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते रहते हैं। तो ये जो नारी आंदोलन है समाज में समानता और पूरे जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 2013 में निर्भया आंदोलन किया गया था।
2017 का जो है मी टू आंदोलन किया गया था। तो ये आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि सामाजिक आंदोलन समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए समय समय पर आंदोलन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रवाद क्या होता है, इसको नियंत्रित करने के कुछ सुझाव दीजिए। तो क्षेत्रवाद के बारे में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले ये समझना है कि आखिर क्षेत्रवाद होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि आपका अति लघु भी कवर हो रहा है, जिससे क्षेत्रवाद पूछ लेकर के क्षेत्रवाद किसे कहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं अति लघु कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर लघु पूछ लेगा तो लघु भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात है लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है। ठीक है, तो बाय वन गेट वन थ्री, कई सारे फायदे आपके हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे पहली परिभाषा देखेंगे, जब लोग अपने क्षेत्र या राज्य या भाषा के प्रति अत्यधिक लगाव दिखाते हैं और अन्य क्षेत्र से भेदभाव करते हैं तो इसे क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर इसको समझाया जाए तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ए क्षेत्र वाला अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, अपने भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और जो सी हैं जो बी हैं इनको दरकिनार कर दे, ठीक है, इनको वैल्यू ना दे, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, तो इस पूरी धारणा को, इस पूरी प्रक्रिया को क्षेत्रवाद कहा जाता है। जैसे मान लो अगर आप जो है मान लेते हैं हम यूपी बिहार के लोग, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में कमाने जाते हैं, जो यूपी बिहार के लोग कमाने जाते हैं, अगर महाराष्ट्र के लोग कहें कि यूपी बिहार वाले कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या फिर जो है इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो ये क्षेत्रवाद की भावना है, इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्षेत्रवाद क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट ये आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ क्षेत्रों में विकास ज़्यादा है तो कुछ क्षेत्रों में विकास कम है, जिससे क्या है कि जहाँ पे विकास कम होता है, जैसे बिहार में या यूपी बिहार में देखा जाए, यहाँ से लोग जो है कमाने दूसरे राज्य में जाते हैं। जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोग इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये क्या है, ये क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है राजनीतिक हित। राजनीतिक हित का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं, यानी राजनीतिक दल भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनको भड़काते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, तो इस प्रकार से भी यहाँ पे कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषाई और सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक मतभेद है उसके बारे में। अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति है, अपनी उनकी भाषा है, और अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई तमिल का है, ठीक है, कोई तमिलनाडु का है और वो तमिल भाषा बोलता है, ठीक है, कोई महाराष्ट्र का है मराठी भाषा बोलता है, कोई जो है बिहार का भोजपुरी भाषा बोलता है, तो अगर वो लोग अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, कोई भी क्षेत्र के लोग अगर अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और दूसरों को कहें कि भाई तुम्हारी भाषा कितनी घटिया है, या उसके साथ दुर्व्यवहार करें, तो ये भाषा के आधार पर भी, अपनी संस्कृति के आधार पर मतभेद होता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद ये प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये कि क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने को सुझाव क्या है। ठीक है, अगर इसके सुझाव के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या सुझाव देंगे, तो देखिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अगर हम अपने क्षेत्र को प्राथमिकता ना देकर अगर हम राष्ट्र को प्राथमिकता दें कि हम किसी राज्य के नहीं बल्कि हम भारत के लोग, क्योंकि संविधान में पहली लाइन लिखा है हम भारत के लोग, हम राज्य के लोग नहीं, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग यानी हम भारत के प्रति समर्पित हो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति एकता होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, मतलब शिक्षा में राष्ट्रीय एकता का महत्व पर जोर दिया जाए, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान इन पर बढ़ावा दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई बिहार का है, ठीक है, कोई अगर महाराष्ट्र में जाता है तो बिहार की जो संस्कृति है महाराष्ट्र में उसका सम्मान मिलना चाहिए, और महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो बिहार में उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से होगा तो कभी क्षेत्रवाद की भावना नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इससे नियंत्रण करने को जो सुझाव है आप इसमें इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, नेक्स्ट में लिखेंगे कि जो है समान विकास है, जिससे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां विकास बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, और जहां बहुत ऐसे राज्य जहां विकास कम हुआ है।
तो जो पिछड़े राज्य हैं उनके लिए विशेष योजना लागू किया जाए, ताकि जो वहाँ के लोग वहाँ अपना रोजगार पाएं और जो है लोग कमाएं खाएं भैया। ठीक है, नेक्स्ट है रोजगार के अवसर हर राज्य में समान जो है समान रूप से उपलब्ध हो। मतलब ये है कि रोजगार के अवसर हर राज्य में उपलब्ध हो, ताकि अपने राज्य के लोग अपने ही राज्य में कमाएं खाएं। ठीक है, जिससे कभी कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। आगे यहाँ पे देख लीजिए राजनीतिक सुधार का मतलब यहाँ पे ये है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं और दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लड़ाने वाला काम करते हैं। ठीक है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाने वाला काम करते हैं। तो ये जो है इस पर रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि देश की संपत्ति है, इसको बचाना है, इसका संरक्षण करना है। हम भारत के लोग अपने भारत की सुरक्षा करनी है, राष्ट्र के हैं तो मतलब राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, राष्ट्र के हित के बारे में सोचना है। तो अगर ऐसी भावना उत्पन्न होगी तो शायद जो है क्षेत्रवाद खत्म हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष ले सकते हैं कि ये क्षेत्रवाद को नियंत्रित नहीं किया गया, यदि क्षेत्रवाद को नियंत्रित नहीं किया गया तो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी क्षेत्रवाद अगर पनपता रहता है तो धीरे धीरे यही एक विभाजन का कारण भी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों है औद्योगिक समाज में परिवर्तनों के विकास के बारे में बताना है। तो औद्योगिक समाज के बारे में बताना है कि औद्योगिक समाज में परिवर्तन कैसे होता है और उसके विकास के बारे में बताना है। तो सबसे पहले छोटा सा यहाँ पे परिचय दे देते हैं इसके बारे में। औद्योगिकरण के कारण समाज में कई बदलाव आए हैं। पारंपरिक समाज की जगह आधुनिक समाज ने ले ली है, जहां विज्ञान तकनीकी मशीनों का अधिक उपयोग होता रहा है। कहने का मतलब यही है, औद्योगिक समाज का मतलब है कि पहले लोग जो है जो समाज था पहले वो ज़्यादातर गांव में निवास करता था और ग्रामीण जो वहाँ पे चीज़ें थी उसको अपनाता था, उसको काम करता था। लेकिन धीरे धीरे समाज आधुनिक समाज बन रहा है और विज्ञान उसकी जो है इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान के द्वारा जो है समाज में बदलाव हो रहे हैं, तकनीकी के नए नए इस्तेमाल हो रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं। आप ही देख लीजिए कि कृषि में न जाने कितने मशीनें आ चुकी हैं। धान काटने वाला, धान है जो है चावल जो धान है, जो गेहूं है, गेहूं काटने वाला, आलू बोने वाला, आलू खोदने वाला, बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विभिन्न प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं, इससे समाज में अब बदलाव हो रहे हैं। वो समाज जो पहले था आज से 20 साल 25 साल पहले, वो समाज नहीं है, अब समाज बदल रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में और समाज बदलेगा। तो यही आधुनिक समाज है जो बदल रहा है, यही जो है आपका जो औद्योगिक समाज कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में। औद्योगिक समाज में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कैसे हुआ, परिवर्तन इसके बारे में बात करें तो देखिए जो है पहला पॉइंट है शहरीकरण का विकास। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बता दे रहा हूँ, हेडिंग आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे से आंसर को प्रेजेंट करना है। दूसरी बात है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपके जो हेडिंग होते हैं उसको पहले देखते हैं, कोई डिटेल में पढ़ता वढ़ता नहीं है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप वो पहले हेडिंग ध्यान में रखिएगा और उसके बारे में अपने सेंटेंस में बना के उससे आप लिखिएगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट पर शहरीकरण का विकास में। तो देखिए गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, जिसके कारण शहरीकरण बढ़ा है। लोग शहरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि शहरों में उद्योग का विकास होता है और उद्योग का विकास होता है तो लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो ये प्रकार से शहरीकरण का विकास हुआ है उद्योगों के कारण। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार में बदलाव। कृषि आधारित जो रोजगार मिलते थे उसको कम करते हुए वो कम हो चुका है। अब किस पे लोग बढ़ रहे हैं? उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की डेट में कोई खेती करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता भाई। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग काम करते थे खेतों में वही लोग धीरे धीरे अब उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं और समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में परिवर्तन का मतलब है परिवार छोटे होने लगे हैं, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो गांव में पहले संयुक्त परिवार देखने को मिलता था, अब वही परिवार एक एक करके जो है अलग अलग राज्यों में कमाने के लिए लोग जा रहे हैं और एकल परिवार मतलब कि जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं और वो अपना जो है अलग जाकर शहर में सेट हो जाते हैं और वहीं अपना जो है जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये भी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए शिक्षा और तकनीकी का विकास।
शिक्षा और तकनीकी विकास का मतलब ये है नए उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक की जरूरत पड़ती है, जिससे तकनीकी का शिक्षा का विकास हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कौशल है, नहीं नॉलेज है, तो आपको उस कंपनी में जो है भर्ती मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो है शिक्षा और तकनीकी के विकास में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक विकास का, जो औद्योगिक समाज है उसका विकास कैसे हुआ है, एक हेडिंग बन जाएगा और उसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का मतलब है कि नए आविष्कारों ने जीवन को आसान बनाया है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में जो विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं जो अपने आप चलती है, ठीक है, जैसे रोबोट टाइप की मशीनें जो होती हैं। तो इसके कारण जो है हमारा जो औद्योगिक समाज है ना, उसमें विकास हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बढ़ते मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अन्य चीजें जो हैं, इससे समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक और आर्थिक विकास का मतलब क्या, औद्योगिकी के कारण देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और लोगों को जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जो लोगों का जीवन है उसमें सुधार हुआ है, समाज में बदलाव हुए हैं, और इसके कारण जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे समाज में बहुत ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार हुआ है। ठीक है, यानी जो लोग जैसे यूट्यूब है और सोशल मीडिया, अन्य जो प्लेटफॉर्म है, उससे न जाने कितनों को रोजगार मिला हुआ है। तो ये भी प्रकार से क्या है, एक जो है आर्थिक सुधार हुआ है उनके कारण। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष में कि औद्योगिक समाज ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण और असमानता जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो समाज में प्रदूषण भी बढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात है समाज में असमानता भी बढ़ी है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग जानकारी नहीं है, जैसे चैट जीपीटी है, एआई है, अभी लोग उसका बहुत लोग कम जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गांव समाज में भी बहुत कम लोग जानते हैं। शहरों में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन गांव में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को आराम से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में राजनीतिक जो दल हैं इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले आपको जानना कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनकर सरकार बनाती है। इसमें नागरिकों को बोलने, चुनाव लड़ने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जब जनता सरकार बनाए, जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसके बाद जो सरकार बनती है तो उसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। और वही सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। ठीक है, वो बात अलग ही काम करे या ना करे, लेकिन वो लोकतंत्र यही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और बता दें आपको, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पता हो अब्राहम लिंकन के अनुसार, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में जरूर आप लिखिएगा कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब इसके पॉइंट पर कि लोकतंत्र के राजनीतिक दल में क्या भूमिका है, क्या इनकी अहम रोल है। तो देखिए, जनता और सरकार के बीच बीच पुल का कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है, राजनीतिक जो दल हैं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है और यहाँ मान लीजिए जनता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जनता है और मान लेते हैं यहाँ पे सरकार है। ठीक है, सरकार है। अब ये जो यहाँ पे सरकार है, अब होता क्या है, यहाँ पे जनता की जो आवाज है वो कैसे पहुंचेगी, तो यहाँ से एक पुल बना दिया जाए, यहाँ से एक पुल बना दिया जाए। ठीक है, यहाँ से एक पुल बना दिया जाए, तो ये जो पुल है ये जनता की आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ से लोग जाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार भी यहाँ जनता के पास आएगी, जनता सरकार के पास जाएगी, सरकार जनता के पास आएगी। तो ये जो पुल है ये पुल की तरह कार्य कर रहा है। वही कितनी बढ़िया बातें बताई गई है कि जो जनता और सरकार है ना, इस सरकार के बीच में पुल का कार्य करती है कौन, लोकतंत्र। ठीक है, अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद ये जनता के पास सरकार कभी आती नहीं। ठीक है, न तो उसके समस्याओं का कभी हल होता। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है
नीति निर्माण में सहायक। नीति निर्माण में सहायक का मतलब क्या है, इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि सरकारी जो नीतियां हैं और योजनाएं हैं ये राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई और लागू की जाती हैं। तो सरकार जो है, अगर जो सरकार है अच्छी नीति बनाएगी, अच्छी नीति के अनुसार काम करेगी तो जनता के हित के लिए काम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है और योजनाएं लागू करती है जिससे जनता के हित के लिए होता है और जनता की भलाई के लिए होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के दौरान लोगों को अनेक अधिकारों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि चुनाव कैसे क्या करना होता है, चुनाव में किस प्रकार से वोट डालते हैं, इन सब के बारे में जानकारी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका का मतलब ये है कि जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है वह विपक्ष रूप में सरकार की नीतियों की समीक्षा करती है और गलती को नीतियों को विरोध करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे बीजेपी मान लीजिए केंद्र सरकार में है, ठीक है, बीजेपी केंद्र सरकार में है, जो कांग्रेस पार्टी है उसके भी कुछ सांसद हैं, तो सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं या फिर अन्य पार्टियों के हैं वो क्या करते हैं, विपक्षी की भूमिका निभाते हैं। सरकार कोई गलत काम ना करे, जनता के हित के बारे में काम करे, इसलिए विपक्षी का भी होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ही सरकार हो और उसका कोई विपक्ष ना हो, कोई बोलने वाला ना हो तो अपने मन का काम करेगा, इसीलिए विपक्षी का भी होना जरूरी होता है। और अगर विपक्षी नहीं होगा भैया तो सरकार अपने मन का भी कर सकती है, लोकतंत्र होने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास। इसका मतलब ये है राजनीतिक दल विभिन्न समाजों का एक मंच पर लाते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब ये कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो समाज को एक मंच पर लाते हैं। एक मंच का मतलब ये हो गया कि राजनीतिक दल और समाज एक साथ इकट्ठा होते हैं। जैसे एक नेता होता है ना, बोलता है, भाषण देता है, जनता उसकी बातों को सुनती है, तो मंच हो गया एक तरह से। ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर निष्कर्ष की बात करें तो उसमें निष्कर्ष में लिखेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राजनीतिक दल ईमानदारी से काम करे तो लोकतंत्र मजबूत होगा और प्रभावी बन सकता है। तो इसके बारे में निष्कर्ष आप इसमें लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद उसको यहाँ पे क्वेश्चन फिर से शुरुआत होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को उत्तर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ताकि जो है आप इससे अच्छे से पूरा तैयार कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।